हेलो एवरीवन। सो मैंने यूट्यूब पर 2-3 वीडियोस पोस्ट किया था अभी ट्रकिंग के रिलेटेड। तो वहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, दुबई से कि हम कनाडा आना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं, क्या तरीके हैं। एज अ ट्रक ड्राइवर या कोई भी और जॉब करनी हो यहाँ पर तो क्या तरीके हैं उसकी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कैसे यहाँ पर आया था। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको बताता हूँ। मे बी कुछ लोगों को तो उसी में आंसर मिल जाएगा कैसे आ सकते हैं, क्या तरीके होते हैं। तो मैंने इंडिया में क्या किया, मैंने अपनी +2 तक पढ़ाई की जो हम नॉर्मल करते हैं। मैं आर्मी स्कूल से पढ़ाई की थी अपनी। तो मैंने 12th स्टैंडर्ड जब पास किया उसमें मेरे 78% आए। उसके बाद मैंने जब भी मेरी आईलेट्स डन हुई, अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, सॉरी पढ़ाई डन हुई, अभी रिज़ल्ट नहीं आया, मैंने अपनी आईलेट्स शुरू कर दी। तो आईलेट्स क्या होता है, वो इंग्लिश का एक टेस्ट होता है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है एक, कि हमें इंग्लिश कितनी बोलनी आती है वो कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे। तो उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो हमें सभी मॉड्यूल्स में 6 से ज़्यादा बैंड लेने होते हैं ताकि हम कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकें। क्योंकि यहाँ की वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो 6 बैंड की है, या 6 से ज़्यादा कितने भी लो हो ना, वो अपने ऊपर है। तो मेरे उसमें जैसे 6.5 बैंड आए थे, 6.5, और एक में 2 में 6.5 आए थे, एक में 7 आए थे, एक में 6 आए थे। तो 6 से ऊपर थे या 6 थे, मतलब किसी में 6 से कम नहीं थे, 5.5 नहीं थे। तो आई एम ओके। तो मैंने जब भी वो अपना डन किया तब तक मेरा +2 का रिज़ल्ट आ गया, उसमें मेरे 78% आए। और मैंने एक एजेंट के पास गया। इंडिया में बहुत सारे एजेंट बैठे हैं जो वीज़े अप्लाई करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा जैसी, अमेरिका जैसी कंट्री के। तो मैं उसके पास गया जो हमारा फैमिली का एजेंट है। तो उसने बताया कि हाँ, हम आपकी ऑफ़र लेटर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ़र लेटर मीन्स हम कनाडा के एक कॉलेज को कह रहे हैं कि मुझे यहाँ आकर पढ़ना है, और आप मेरा ये प्रोफाइल है, इतने मेरे नंबर आए हैं, इतने मेरे आईलेट्स में स्कोर आया है। तो वो कॉलेज फिर डिसाइड करेगा कि हाँ, ये बंदा हमारे लिए ओके है। तो वो एक्सेप्ट करके अपनी तरफ से हमें एक ऑफ़र लेटर भेज देगा कि हाँ, हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कनाडा में आके हमारे कॉलेज में पढ़ो। सो दैट्स कॉल्ड ऑफ़र लेटर। तो मुझे कनाडा और कॉलेज था एक मिसिसागा, टोरंटो में, ओंटारियो में। उसकी ऑफ़र लेटर मुझे 2-3 दिन में वहाँ मिल गई। $100 उसकी फ़ीस होती है, इंडिया का 5,000 रुपये, अब का 6,000 लगा लो। तो वो 5 से 4-5 दिन में मिल जाती है, मुझे 2-3 दिन में मिल गई थी। उसके बाद क्या होता है कि हम फिर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ का कॉलेज भी इनवाइट कर रहा है कि यहाँ आकर पढ़ो। हमारा जो सारा प्रोफाइल है वो भी ओके है, हमारे बैंड स्कोर भी सही है, हमारी परसेंटेज जो बेसिक मुझे लगता है +2 की 60% होती है, वो ग्रेजुएशन में मैटर करती है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन की बात बाद में करेंगे। तो वो 60% है +2 की, तो जो हमारा होता है 12th ग्रेड है ना। तो उसके बाद मुझे, हाँ ठीक है, मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया। अभी उसके बाद फिर वीज़े के कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक के बाद हमारा, बायोमेट्रिक तो हर एक का होना ही होना है, अगर किसी ने भी US वीज़ा अप्लाई करना है तो वो होना ही है। और एक मेडिकल होता है। मेडिकल हो गया, अपनी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमने वो सबमिट कर दिए सारे, बर्थ सर्टिफिकेट, ऑल दैट, जो हमारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी पूरी लिस्ट होती है, वो हमने अपडेट कर देने हैं। तो वो एजेंट अपने आप हमारा कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर देगा। जब हमारा वीज़ा अप्लाई हो गया उसके बाद हमारे बायोमेट्रिक की हमें अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जब वो हो गए उसके बाद हमारा रिजल्ट आता है कि हाँ, आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं बायोमेट्रिक दे के जब तक घर पहुंचा मेरा वीज़ा आ गया। जब वीज़ा आ जाता है, वीज़ा आने का मतलब क्या है कि जो एम्बेसी है वो हमसे हमारा पासपोर्ट रिक्वेस्ट करती है कि अपना पासपोर्ट एम्बेसी में भेजो, ताकि उसके ऊपर हम कनाडा की स्टैंप लगा के आपको वीज़ा दे सकें। तो वो हमने वहाँ भेज देना है। 2-4 दिन में हमारी स्टैंप लग के आ जाती है। दैट मीन्स हमारे पासपोर्ट पर कनाडा का वीज़ा लग जाता है। उसके बाद हम जब चाहें अपना कॉलेज शुरू होने से पहले टिकट कटाकर यहाँ पर आ सकते हैं। वो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि 45 डेज से लेके 1 मंथ के बीच पढ़ाई शुरू होने से पहले हमें यहाँ आना चाहिए, उससे ज़्यादा पहले नहीं आना चाहिए। तो जैसे मेरी पढ़ाई शुरू होनी थी 13 जनवरी 2020, तो मैं 8 दिसंबर, यानी कि साल ख़त्म होने वाले जो था लास्ट मंथ में 8 तारीख को दिसंबर की, मैं यहाँ आ गया। और जब नया साल शुरू हुआ 13 जनवरी को मेरी पढ़ाई शुरू हुई। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा लो, है ना, ऑलमोस्ट, थोड़े से दिन कम। तो उसके बाद थोड़े दिन ज़्यादा, सॉरी, 1 मंथ से। तो उसके बाद हम यहाँ आकर आके अपनी कॉलेज में पढ़ाई शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ हमें 20 घंटे मिलते हैं। जैसे एक हफ्ते में हम सिर्फ 20 आवर्स लीगली हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, कोई भी पार्ट टाइम जॉब कुछ भी, है ना। चाहे वो एक दिन में 20 घंटे कर लो, चाहे 8-8 घंटे करके कर लो 2 दिन में, जैसे 16 घंटे, पर 20 से ऊपर नहीं कर सकते।
तो वो किस लिए होते हैं, उसे कहते हैं हम सिन। जो यहाँ आकर हमें एक डॉक्यूमेंट मिलता है, सोशल इंश्योरेंस नंबर। जैसे हमारा इंडिया में आधार कार्ड होता है, जब पाकिस्तान में कुछ और होता होगा, नेपाल में और होता होगा, तो यहाँ आकर वैसे एक नंबर होता है जो यहाँ की गवर्नमेंट हमें देती है, जिसे कहते हैं सिन नंबर, सोशल इंश्योरेंस नंबर। उस नंबर पर हम सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं। तो हम साथ साथ में अपनी पढ़ाई करते हैं। कॉलेज यहाँ पर ज़्यादातर हफ्ते में 3 दिन, कई बार 2 दिन, या कोई कॉलेजेस 4, कई 5 भी होते हैं। जैसे बड़े कॉलेजेस शेरिडन, हम्बर, जहाँ की पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर 5-5, 4-4 दिन भी कॉलेज चलता है। मेरा कॉलेज था जो 3 दिन था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बाद में स्केड्यूल के हिसाब से वेरी कर रहा था। तो साथ में मैंने 2 दिन काम उठा लिया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में मैं कॉलेज जाता था। थर्सडे, फ्राइडे 2 दिन काम करता था। सैटरडे, संडे घर पे। तो ये होता है लीगल वे यहाँ पर काम करने का। तो वो जो मेरा कोर्स था, जो मेरा प्रोग्राम था, जो मैंने कॉलेज में लिया था 2 साल का, वो डिप्लोमा जो था वो था 2 साल का। तो 2 साल बाद जब मैंने वो पास कर लिया, मुझे कॉलेज की तरफ से कंप्लीशन लेटर मिल गई और मेरा जो रिज़ल्ट मुझे मिल गया, रिपोर्ट कार्ड, तो मैं यहाँ का कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई कर सकता हूँ, ताकि मैं 20 घंटे हफ्ते से फुल टाइम कर सकूँ। क्योंकि 20 घंटे इज़ अ पार्ट टाइम और मैं फुल टाइम काम करना चाहता हूँ, तो मैं अपना वर्क परमिट करूँगा अप्लाई। तो जब भी मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला, तो मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। तो वो जिसने 2 साल की पढ़ाई करी होती है यहाँ पर, यानी कि 4 सेमेस्टर, 4 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो 16 महीने की पढ़ाई होती है, बीच में 4 महीने की छुट्टियाँ होती हैं। तो जिसने 2 साल का कोर्स किया होता है उसे 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो मुझे 3 साल का वर्क परमिट 2025 तक का मिल गया। तो अभी मैं, मतलब मेरे पे कोई बंदिश नहीं है कि 20 घंटे काम करना है हफ्ते में, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ काम ही कर रहा हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं। क्योंकि अभी मैंने आगे पढ़ाई ली नहीं है। पढ़ाई यहाँ पर महंगी भी है वैसे भी, पीआर के बाद पढ़ाई सस्ती हो जाती है। तो मैंने अभी सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया मैं ट्रकिंग करूँगा। तो जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा था, कॉलेज के साथ में जैसे मेरा 3 दिन कॉलेज था, तो मेरे पास 2-3 दिन टाइम था, तो मैंने साथ में ट्रक की क्लासें लगानी शुरू कर दी। जैसे ट्रक सीखना शुरू कर दिया किसी स्कूल में। यहाँ पर स्कूल्स बने हैं जो ट्रकिंग स्कूल्स हैं, हमें ट्रक सिखाते हैं। 1-2 महीने वहाँ पे लगाओ, वो आपको बैक करना सिखाएंगे, रोड पे चलाना सिखाएंगे, ट्रक का मैकेनिकल सिस्टम समझाएंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हमें याद कराएंगे, सब कुछ, एयर ब्रेक्स कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं ना, पुश रॉड, सब, टायर, हब्स, एवरीथिंग, फ्रेमवर्क जो भी होता है ट्रक का। तो मैंने वो स्कूल में जाके सीखना शुरू कर दिया। तो जैसे ही मेरा स्कूल कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरा रिजल्ट आया, रिपोर्ट कार्ड, तब तक मैंने अपना ट्रक का लाइसेंस ले लिया। तो अभी मैं क्या था, अभी मैंने वर्क परमिट अप्लाई करना था, तो मैंने वर्क परमिट अप्लाई किया, मुझे 3 साल का वर्क परमिट मिल गया। तो अब मैं ट्रक चलाना शुरू कर दिया। तो ट्रक जो है वो फुल टाइम जॉब में कंसिडर किया जाता है। पार्ट टाइम भी कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनियों पर। ज़्यादातर काम मिलता नहीं है पार्ट टाइम, लोकल मिल सकता है, पर मैं लॉन्ग हॉल ट्रक चलाता हूँ, यानी कि दूर दूर जाता हूँ, सिटी में नहीं चलाता, दूर जाता हूँ, सिटी से बाहर। जो 200 किलोमीटर से बाहर काम होता है उसे लॉन्ग हॉल कहते हैं, जो 200 किलोमीटर के अंदर काम होता है उसे सिटी वर्क कहते हैं। तो मैं करता हूँ लॉन्ग हॉल, मैं जाता हूँ कनाडा से यूएस या कनाडा के किसी और स्टेट्स में ऐसे जाता हूँ। तो फिर मैंने वो शुरू कर दिया। तो ये तरीका था जो जैसे मैं ट्रकिंग तक पहुंचा। तो ये है बेसिक तरीका। अगर आपने इंडिया में +2 की है, मतलब कि ग्रेजुएशन, अपना 12th स्टैंडर्ड तक पढ़े हो, उसके बाद आप आइल्स करके यहाँ पर आकर किसी कॉलेज में एडमिशन लेके 2 साल का डिप्लोमा करके 3 साल का वर्क परमिट लेकर वर्क परमिट पे आके फुल टाइम ट्रक चला सकते हो। तो ये है बेसिक तरीका। अब यहाँ पर अगर सेकेंड सिनेरियो लें, +2 के साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन या कुछ और भी पढ़ाई कर रखी है, पर ट्राई हो उसमें कि गैप ना हो ज़्यादा। जैसे हम गैप ले लेते हैं, जैसे +2 करने के बाद हम 2 साल ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, सोचते हैं कि क्या करें, फिर हम कोई जैसे कुछ भी करने लगते हैं, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई कुछ करता है, मेडिकल फील्ड में आगे जाता है, तो उसमें ज़्यादा गैप ना हो, क्योंकि कनाडा का वीज़ा लेने के लिए वो गैप हमें तंग करेगा। अगर हमारी पढ़ाई रेगुलर होगी, +2 के बाद तभी आइल्स होगा, या फिर +2 के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद आइल्स, वो सब एक साथ हो गया, उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, तो ये इन्हें लगेगा कि हाँ ये बंदा काम का है, इसने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, इसने पढ़ाई टाइम पे की, फिर हमारा वीज़ा अप्लाई कर दिया तो कनाडा वीज़ा दे देगा। पर कई बार क्या है, मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ज़्यादा गैप डाल दिया, +2 के बाद 2-3 साल ऐसे घूम रहे हैं और अभी कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, चाहे उसके बैंड स्कोर भी अच्छे आ जाएँ, तो वो कनाडा वीज़ा नहीं देता, क्योंकि उस बंदे ने टाइम बहुत वेस्ट किया। तो उसे लगता है कि ये क्लियर नहीं है, कनाडा को जो वीज़ा ऑफिसर है उसे लगता है कि इसने इतना टाइम वेस्ट किया है तो ये क्लियर नहीं होगा अपने गोल्स को लेके। तो ट्राई करो कि चाहे आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे +2 की है, साथ के साथ ही करते जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, ज़्यादा स्टे, जो हमें कहते हैं ना गैप, इंडिया में कहते हैं गैप डाल दिया, 2 साल का गैप है इसका, 2 साल का ये है,
चाहे उसमें आप पढ़ाई कर लो चाहे कुछ जॉब कर लो, पर उस जॉब जो कर रहे हैं एम्प्लॉयर से अपना लेटर ले लो कि हाँ भाई मैंने 2 साल तेरे पास काम किया है, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। तो वो जॉब लेटर पे लिखे देगा हाँ इसने +2 की, उसके बाद इसने ग्रेजुएशन की, उसके बाद ये 2 साल से मेरे पास काम कर रहा है। तो आपका वो गैप नहीं हुआ, आप वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, तो आपका गैप नहीं है वो। तो वो आपने वो ले लिया उससे, उसके बाद आप आइल्स करो और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो वो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा आने के। तो इस तरीके से आप कनाडा आ सकते हो, फिर 2 साल की पढ़ाई करोगे, फिर 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। तो आप फिर 3 साल के वर्क परमिट के दौरान आप ट्रकिंग शुरू कर सकते हो, अपनी ट्रक चला, कोई भी जॉब कर सकते हो, जरूरी नहीं ट्रकिंग। जब आपके पास वर्क परमिट आ गया तो आप खुले पंछी, आज़ाद पंछी हो, चाहे ट्रकिंग करो, चाहे मैकेनिकल लाइन में काम करो, चाहे जो टेलीकॉम का काम है वो करो, कुछ भी काम करो आप, मतलब आपके पास ऑप्शन है पूरी। उसके 3 साल के दौरान ही आपको अपनी पीआर की फाइल लगानी है, अपना स्टेटस इतना बिल्ड करना है कि आप उसके 3 साल के दरमियान ही अपनी पीआर लगा दो। तो ये तरीका है। अभी जो भाई बैठे हैं दुबई में या कहीं और पहले से ही चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, तो उनके पास सेकंड ऑप्शन आ जाती है। जिनका गैप आ चुका है, नो प्रॉब्लम, उनका गैप है, ठीक है, पर वो कहीं कहीं ट्रक चला रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, पर फिर भी वो यहाँ आना चाहते हैं वर्क परमिट पर। मैं आया था स्टडी परमिट पे, पर जो सीधा वर्क परमिट पर आना चाहता है तो उसके पास जो ऑप्शन है वो आ गई है अपनी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर परमिट, TFWP। तो ये क्या होता है, इसमें आप यहाँ पे लिखा है ऑब्टेनिंग अ टेम्परेरी फॉरेन वर्क परमिट गिव्स यू अ टेम्परेरी स्टेटस बट यू कैन यूज दैट अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो जो ये चीज़ है जो एक आपको कनाडा में एक टेम्परेरी स्टेटस दे देगी, पर आप इसको यूज़ कर सकते हो कनाडा की पीआर लेने के लिए फ्यूचर में। जो एम्प्लॉयर है वो जहाँ तो LMIA सर्टिफाइड होना चाहिए, यानी कि आपको LMI देने के लिए पहले एलिजिबल होना चाहिए, या फिर वो विलिंग होना चाहिए सर्टिफाइड बनने के लिए, मतलब तैयार होना चाहिए कि हाँ मैं LMIA सर्टिफाइड बनना चाहता हूँ, या फिर सर्टिफाइड होना चाहिए। क्योंकि उसी एम्प्लॉयर के पास काम करना जो सर्टिफाइड है, जो सर्टिफाइड होने के लिए तैयार है। जो एम्प्लॉयर आपको LMIA नहीं दे सकता उसके बाद जॉब ही मतलब अप्लाई ना करो, क्योंकि फिर मुझे वो पता नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा भैया, जो भी है प्रोसेस वो थोड़ा टेक्निकल सा काम है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर वो आपका सीधी सी बात जो है आपका LMIA सर्टिफाइड होना चाहिए एम्प्लॉयर, या फिर सर्टिफाइड होने के लिए विलिंग होना चाहिए। सो वो आपका वर्क परमिट पिटिशन करेगा, आपका वर्क परमिट। तो आपको क्या करना है, इंडिया जहाँ पे भी आप हो, पाकिस्तान, वहाँ से ऑनलाइन जॉब सर्च करनी है किसी भी एम्प्लॉयर की, कनाडा में किसी भी प्रोविंस किसी भी स्टेट में हो सकता है। आपको क्या करना है, उसे कहना है कि हाँ भाई मुझे ये एक्सपीरियंस है, इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कनाडा आके तेरी कंपनी में काम करना है। तो वो कहेगा ओके आप यहाँ पर आ जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ABC कंपनी है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, आपने मुझे कहा कि यहाँ आना है, आपने ऑनलाइन जॉब अप्लाई किया, अपना रेज्यूमे भेजा, मैंने आपके साथ जूम मीटिंग पे या कैसे भी इंटरव्यू फिक्स किया, मैंने आपकी इंटरव्यू ली, मुझे लगा हाँ ठीक है आपको एक्सपीरियंस है और आप मेरे लिए काम के आदमी हो, मैं आपको काम दे, जैसे मेरे 2 ट्रक है तो मेरे को एक ड्राइवर चाहिए, तो मुझे लगा हाँ आपके पास इनफ एक्सपीरियंस है, आप यहाँ आकर मेरा ट्रक चला सकते हो। तो उसके लिए लाइसेंस वगैरह भी चाहिए, वो बाद का प्रोसेस है, वो यहाँ आकर करना पड़ेगा आपको, पर मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको जॉब दे दी और मैं आपको LMIA देने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं सर्टिफाइड भी हूँ देने के लिए LMIA। तो आप क्या क्या होगा, आपको वीज़ा मिलेगा, आप यहाँ आओगे, आपका बॉन्डेड वर्क परमिट होगा, आपको 1 साल तक सिर्फ इसी ABC एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो। जैसे अगर मैं हूँ, मैं ओपन वर्क परमिट पे हूँ, तो मैं किसी भी एम्प्लॉयर के साथ यहाँ पर काम कर सकता हूँ, कोई भी ट्रक कंपनी में। जैसे मैं कोई XYZ कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे काम अच्छा नहीं लगा, मुझे पे अच्छी नहीं लगी, या एम्प्लॉयर मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं किसी और कंपनी में जाके काम कर सकता हूँ। पर आप वहाँ से इसी कंपनी का बॉन्डेड वर्क परमिट होगा आपके पास, तो आप सिर्फ इसी कंपनी के साथ काम कर सकते हो। 1 साल तक आप काम करोगे, उसके बाद आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा और फिर आप अपनी PR अप्लाई कर सकते हो। तो ये तरीका है, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं या जिनका गैप पड़ चुका है, जो अभी ऑलरेडी जिनका गैप हो चुका है, जो पढ़ाई वगैरह छोड़ चुके हैं, कोई भी प्रोफेशन में, ट्रकिंग में या किसी में भी काम कर रहे हैं, तो ये तरीका आपके पास है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन थी इतनी मेरे को पता थी। मैं नहीं कह रहा कि ये 100% सही है। आपके पास इंटरनेट है, अगर यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास इंटरनेट होगा। आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो कि हाउ टू बिकम अ ट्रक ड्राइवर इन कैनेडा, हाउ टू बिकम अ ट्रक ड्राइवर इन अमेरिका, और हाउ टू डू वट एवर जॉब यू वांट टू डू इन कैनेडा और अमेरिका, मैकेनिक, वट एवर इट इज़। सो आप वहाँ पर जाके सर्च कर लो
और देख लो कि हाँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो लगता है कि हाँ मैंने जितना सर्च किया अपने लेवल पे, कोई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मैंने 90% जो मुझे लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन सही होगी। बीच में एक दो चीज़ें हो सकती हैं हाँ गलत हो, वो आप सबको मैं कहता हूँ प्लीज़ मुझे आओ कमेंट में बताओ, जिसको नॉलेज है मुझे प्लीज़ बताओ कि हाँ भाई ये बात उन्होंने गलत की है, तो मैं आपको सही करके बता सकूँ कि हाँ ये तरीका नहीं, ये मैंने गलत बताया, ये सही है। पर मेरे अकॉर्डिंग वो 90 to 95% मुझे लगता है कि सही बताया जो मैंने बताया, जितना मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इस काम का ना। बहुत से बंदे एजेंट्स बैठे हैं जिन्हें ये पूरी नॉलेज है, जिन्होंने पूरी ये पढ़ रखा है इन सब चीज़ों के बारे में, उन्हें पूरी नॉलेज है, सब पता है उन्हें, वो ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है। पर मैं अपने लेवल पे जितनी बता सकता बता दिया मैंने। और इसके अलावा मैं और ट्रैकिंग ब्लॉग्स आगे डालता रहूँगा, और मैं सबको कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ। और मैं बताऊँगा कि हाँ कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। आगे स्नो आने वाली है, तो अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो अभी तो सब साफ़ है, क्लीन है रोड्स। आगे जाके स्नो आएगी, आप और भी यूट्यूब वीडियो देखोगे कि यहाँ कैसे स्नो की ट्रैकिंग कैसी है यहाँ पे विंटर्स में, तो वो बहुत ही काम ख़राब हो जाता है और डेंजरस हो जाता है। तो तब का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपके साथ। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।